अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और मैं आज जो आपको लेक्चर दे रहा हूं फॉर द क्लास 11th, दिस विल बी ऑफ द प्ले लिस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। और कल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और मैंने आपको ये बोला था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं इसके लिए भी मैंने जवाब दिया था कि गैलीलियो ने बोला कि इस टू डायमेंशनल मोशन को अगर आपने एनालाइज करना है तो इसको ब्रेक करिए टू इंडिपेंडेंट 1D मोशंस में। तो इंडिपेंडेंट में बोल रहा हूं मतलब क्या, अलग अलग। जब वो वाली मोशन 1D मोशन हम कंसीडर करेंगे तो ये समझना कि वो वाली है ही नहीं, दूसरी वाली है ही नहीं। जब उसको कंसीडर करेंगे तो तब ये समझना कि वो पहली वाली नहीं थी। तो फिर इन दोनों को मिला लो, यू विल गेट द टू डायमेंशनल मोशन। तो वही हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। मगर आपको पता है कि आज जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो एज फार एज योर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, तो आपके सिलेबस में दो प्रोजेक्टाइल मोशन दी गई है। तो दो केसेस है इसके, दो टाइप्स। तो पहला है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को हो गया वो प्रोजेक्टाइल जो हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ एंगल बना के विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है, जब वो प्रोजेक्टाइल होगा तो उसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, उसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हाइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल मैं किसी टावर पे चढ़ा और वहां पर मेरे हाथ में एक फॉर एग्जांपल बॉल है, तो उसको मैंने आगे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, बट यू नो वेरी वेल वो हॉरिजॉन्टली नहीं जाती है, वो कुछ यूं जाएगी फिर किधर जाएगी, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसकी मोशन जी भी टू डायमेंशनल मोशन है। तो वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों को कंप्लीट करेंगे। आज देखेंगे आज कितना कंप्लीट हो जाएगा तो वो करेंगे। तो पहला जो केस है, एज फार एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड, एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, दिस क्वेश्चन इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये चीज याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पक्का आता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इसके बगैर पेपर नहीं आते हुए देखा है। इससे पक्का एक क्वेश्चन होता है। तो आज हम किसको एनालाइज करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को। मगर कौन सा प्रोजेक्टाइल? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो मैं यहां लिखूंगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आज हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करेंगे। मगर आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज अ 2D मोशन, तो हमें पता है कि क्या करना है, आज वही करेंगे। ठीक है, चलो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल समझ में आया। चलो मैं यहां पर मैं बनाता हूं। चलो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है, सही बात। और इस ग्राउंड से मैंने एक पत्थर को थ्रो किया ऐसे विद सम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, और जो वो प्रोजेक्टाइल है उसको हम नाम देते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, बिकॉज इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये कौन सी एक्सिस होगी? अब वाई एक्सिस, क्योंकि जब मैं यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर करूंगा आपको पता है वो आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, पर आगे भी जाएगा और कहीं रुक जाएगा। तो उसकी पाथ कैसी होगी वो मैं यहां पर बनाऊंगा। चलो यहां पर मैं वो प्रोजेक्टाइल लेता हूं, तो वो कुछ यूं चलेगा, उसकी पाथ कुछ यूं होगी, होगी कि नहीं होगी? पक्का यही पाथ होगी उसकी। हमने प्रैक्टिकल भी ऐसा ही देखा, जब ऐसे थ्रो करते हैं किसी को तो वो कुछ ऐसी पाथ बनाता है। तो ये जो पाथ है इसके, जरा इसकी मोशन देखिए कैसी है। इज इट द टू डायमेंशनल मोशन और नॉट? ये अलोंग द एक्स एक्सिस भी जा रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस भी जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल में हाइट भी अचीव कर रहा है और फिर नीचे भी आ रहा है। पर एट द सेम टाइम ये दो डायरेक्शंस में या दो एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। तो यह है कौन सा प्रोजेक्टाइल? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो मुझे तो पक्का पता होना चाहिए जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करूं कि मैंने इसको क्या वेलोसिटी दी थी, किस वेलोसिटी के साथ मैंने इसको छोड़ा था, तो और कितने एंगल से मैंने इसको छोड़ा था, क्योंकि इट इज एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। चलो
आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को ड्रा करने के लिए ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली अगर वेक्टर क्वांटिटी को ड्रा करते हैं तो एक एरो से दिखाते हैं। तो मैं यहां पर एरोज का सहारा लूंगा। तो याद रखिएगा, जो भी मैं एरो डाल दूंगा ये मत समझना कि ये एरो है, ये समझना कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, ये यहां से प्रोजेक्टाइल है, एक बाल है या एक कोई भी बाल है, तो उसको मैंने यहां से फायर किया तो वो ऐसे जा रहा है। या आपने देखा होगा कि वो जो तोपों की फायरिंग होती है तो वो कुछ ऐसी होती है। तो एक्चुअली मैं यहां पर एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हिस्ट्री है ना, कि इसको एनालाइज क्यों कर रहे हैं हम। एक्चुअली जब पहले जो तोपों की फायरिंग होती है ना, तो वो देखते थे उस टाइम, वो ये जानना चाहते थे कि किस एंगल पे हम इसकी जो बैरल है उसको रखेंगे ताकि ये जो गोली है बहुत दूर जाए। तो ये एक्चुअली इसका मुद्दा था कि यही हिस्ट्री मैंने पढ़ी भी है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पीछे जो हिस्ट्री है वो यही है कि कितने एंगल पे इसको रखें ताकि ये बहुत दूर जाए। तो वो आज हम पूरा इसमें एनालाइज करेंगे। चलो, यहां पर ये जो प्रोजेक्टाइल है, सपोज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, एरो से दिखाऊंगा। Suppose this is the initial velocity of the projectile. Suppose it is u. So u vector या u, it is the initial velocity of the projectile. मगर making an angle theta, ये कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये ऐसे जा रही है तो यहां पहुंच रही है फिर से। आर यू गेटिंग मी? आपने ये देखना है कि यहां से जाके जब ये यहां पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला आपको किनेमैटिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब है कि ये सारी चीजें आपने निकालना, कितनी डिस्प्लेसमेंट करा, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, कितनी एक्सेलरेशन है, और कहां पहुंच गया, और कितना टाइम लगा, इतने टाइम में कहां पहुंच गया होगा। तो हाइट, जब कितनी हाइट इसने, कितनी हाई ऊंचाई तक पहुंच गया, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है हमें, क्योंकि तब जाके हमने मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया। तो आज हमने वही यहां पर 2D मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन या इन पर्टिकुलर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने यहां पर क्या करना है? एनालाइज करना है। तो बस मुझे इतना पता है कि मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी थी एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सही बात? और क्योंकि आपको एंगल भी पता और आपको मैग्नीट्यूड भी पता। बताइए मैग्नीट्यूड क्या है इनिशियल वेलोसिटी का? u, और कितना एंगल बना रही है? थीटा। किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल। और आपको पता है कि इट इज अ 2D मोशन, इट इज अ 2D मोशन। अगर मैंने इसको एनालाइज करना है, बताइए इसको एनालाइज कैसे करते हैं? एज फार एज द गैलीलियोस इनसाइट इज कंसर्न्ड, उसने क्या बोला कि इसको आप 2 1D मोशंस में ब्रेक करिए। तो एनालाइज 2D मोशन, इसको एनालाइज करने के लिए, इस 2D मोशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे इनटू 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशंस, यानी कि हम इसको ब्रेक करेंगे 2 अलग अलग 1 इंडिपेंडेंट मोशन में। क्यों करेंगे ब्रेक? जब 1D मोशन को एनालाइज करना हमें आता है, वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, हमें हर कोई चीज निकलेगा, और ये जान के चलेंगे कि जो दूसरी वाली 1D मोशन है तो उसको भी ऐसे एनालाइज करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वो विल गेट द एनालाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यही हम करेंगे। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है, तो फिर इस वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना एक्स एक्सिस के अलांग जा रहा है ना वाई एक्सिस के अलांग जा रहा है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और एक वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं वो तो आपने पढ़ा है वेक्टर्स में कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करके, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, बस इतनी खबर है हमें। बस अब हमने निकालना कब पहुंच जाएगा, कितनी ऊंचाई पे चढ़ा, कितना दूर पड़ा, आर यू गेटिंग मी? ये सब चीजें हमने निकालनी है। तो इसको अब एनालाइज करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो क्या करेंगे? पहले इस 2D मोशन को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे 2 1D मोशंस में। तो इस 2D मोशन को मैं क्या करता हूं? ब्रेक। तो यहां पर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक करूंगा। क्या करेंगे? ब्रेक इनटू 2 कंपोनेंट्स। आपको पता है एक कंपोनेंट इधर जाएगा,
आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा। अगर जिसने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उसने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो वो ये वीडियो ना देखे। पहले वेक्टर्स पढ़ो, वहां पर रेजोल्यूशन पढ़ो, तब जाके इधर आ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u एट एन एंगल थीटा, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट, तो इस अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट जाएगा, u cos थीटा। So what is u cos theta? It is the initial velocity. It is the initial velocity of this projectile motion along horizontal direction or along x axis. X axis के along इसकी velocity क्या रही अब, u cos theta। तो बताइए y axis के along जब इसको ब्रेक करेंगे तो अगर ये थीटा कंपोनेंट तो ये cos कंपोनेंट बन गया, तो ये वाला क्या बनेगा, sin कंपोनेंट। बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी क्या वेलोसिटी है, u sin theta। Are you getting me? तो एक वेक्टर को ब्रेक करने के लिए यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक किया, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल मोशन दे रहा था उसको, हमने इसको 2 1D मोशन में ब्रेक किया। तो यहां से एक वेलोसिटी मिल रही है u cos थीटा, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x axis, and u sin theta it is the initial velocity along y axis। मतलब कि यहां पर ये जो मैंने यहां पर ये जो फायर किया था ये बॉडी, इसको 2 वेलोसिटी है, एक ऊपर की तरफ, बताइए क्या वेलोसिटी है वो, u sin थीटा, एक किधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ, क्या है, u cos थीटा। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो you get the u at an angle theta। Are you getting me? तो आपको u भी पता, आपको थीटा भी पता, क्योंकि दिस इज द इनिशियल, दिस इज द गिवन फॉर, ये हमें गिवन है कि आपको क्या क्या दिया गया है, यही तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये एंगल थीटा पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी थी। तो हमें ये पता चला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो u cos थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है। तो मैंने अलग अलग ब्रेक किया। अब ये लीनियर मोशन इधर की तरफ होगी, अब ये लीनियर मोशन ऊपर की तरफ होगी, फिर नीचे आ जाएगा। तो जब ये ऊपर और नीचे आ जाएगा, उस टाइम ये हम मान लेंगे कि चलो ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट मोशन 1D मोशन में ब्रेक करना है। जब हम देखेंगे आगे जा रहा है तो उस टाइम ये मान के चलेंगे कि ये ऊपर और नीचे नहीं आ रहा है, तो वही होता है इंडिपेंडेंट मोशन। समझ में आया? तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं, पहले इसको उठाएंगे इस 1D मोशन को, फिर इस 1D मोशन को उठाते हैं, फिर जोड़ लेंगे तो वी विल गेट दिस मोशन। देख लेना आप। चलो, तो यहां पर मैं देखूंगा कि हमें क्या क्या मिला। तो इसको हम ब्रेक करेंगे किस में, 2 मोशन में, 2 1D मोशन में। एक क्या है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरी क्या है, वर्टिकल। तो मैं यहां पर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और इधर मैं ब्रेक करता हूं, इसको इधर ही लिखता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, वर्टिकल मोशन। क्योंकि मैंने इस 2D मोशन को मैंने 2 अलग मोशंस में, 2 1D मोशंस में ब्रेक किया। एक है हॉरिजॉन्टल, आगे जा रहा है, और एक है वर्टिकल, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। समझ में आया? तो दीज आर द 2 1D इंडिपेंडेंट मोशंस विच आर बीइंग, जिनको मैंने कहां से लाया, फ्रॉम दिस 2D मोशन। सही बात। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से पढ़ेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग से पढ़ेंगे। बताइए हॉरिजॉन्टल मोशन में इसकी वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। अब देखते हैं कि जब ये इधर की तरफ चला, क्या ये u cos थीटा कहीं पे चेंज हुआ कि नहीं। मगर ये मान के चलो कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग पढ़ना है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u cos थीटा, मगर किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। और आपको पता है जो वेलोसिटी है ये तब चेंज होगी, वेलोसिटी तब चेंज होती है, फिर से सुनो, वेलोसिटी तब चेंज होती है जब उस डायरेक्शन में उस पे फोर्स पड़ेगा। आने गाड़ी में अब देखिए आगे की ओर, तो बॉडी ऐसे जा रही है। अब ये मत समझना ये ऐसे जा रही है, मैंने इसको ब्रेक किया, ये ऐसे जा रही है और ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। आर दिस 2 1D मोशंस, और फिर इनको जोड़ देंगे, ये ऊपर भी गई और आगे भी गई, तो आपको ऐसी मोशन मिलेगी। दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज द 2D मोशन। सही बात। चलो मैं किसको अब उठाऊंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन को। बताइए इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल मोशन को उठा रहा हूं, मुझे बताओ क्या ये वेलोसिटी चेंज होगी? सर ये तभी चेंज होगी अगर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, या आगे की ओर या पीछे की ओर, ऊपर और नीचे मैंने देखना ही नहीं है, क्योंकि वो वर्टिकल मोशन है।
अरे गेटिंग मी? तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन को उठाओगे तो बस ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल में कोई चीज तो नहीं आ रहा है सामने, या कोई चीज तो नहीं खींच रहा है पीछे, तो ये चीज देखना है। बताइए वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यू कॉस थीटा। हाँ सर एक चीज है, कोई बोला कि सर अर्थ खींच रही है ना नीचे, अरे वो वर्टिकल मोशन को खींच रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है वो फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल में तब चेंज हो जाएगी जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ अब मुझे बताओ, ये मैंने एक गोली ले ली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा। मगर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में इसकी यू कॉस थीटा वेलोसिटी है, बताइए इस डायरेक्शन में कोई चीज आ रहा है, इसको या अपनी तरफ खींच रहा है या धक्का दे रहा है? हाँ सर एक चीज धक्का दे रहा है, एयर रेजिस्टेंस, वो इसको आगे जाने नहीं देता। मगर आपको पता है अगर किनेमैटिक्स में इन मोशंस को एनालाइज करना है, हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो मार दीजिए उसको गोली। तो एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट करना है। अब मुझे बताओ, इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। फिर से बोल रहा, वेट नहीं बोल रहा, वेट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेनी है। तो इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा था, वो था विस्कल ड्रैग, वो था एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो हवा मुझे पीछे की तरफ धक्का देगा। मगर मैंने यही बोला आपको कि हम एयर रेजिस्टेंस को यहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, मानते ही नहीं है कि इस पे एयर रेजिस्टेंस है, मानते ही नहीं कि एयर है यहां पर। तो इस डायरेक्शन में फिर कोई फोर्स लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगा, तो मैं इधर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो मैं एफ एक्स लिखा। एफ एक्स का मतलब है कि फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस और फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? कोई नहीं लग रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है तो बताइए वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा है, फर्स्ट लॉ भी पढ़ा है। बताइए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अगर एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो अनएक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। एक्सेलरेशन तभी मिलती है जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक बॉडी पे फोर्स ही नहीं पड़ रहा है, तो बताइए फोर्स पड़ रहा है मगर इस डायरेक्शन में नहीं पड़ रहा है। जब इस डायरेक्शन में नहीं पड़ रहा है फोर्स, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी? यू कॉस थीटा, तो वो वही की वही रहेगी। तो जो वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या रहेगी? वो आपको कांस्टेंट रहेगी, एज फार एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज कंसर्न। क्योंकि सेकंड लॉ आपको क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी कि उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू कॉस थीटा, वो हर जगह यू कॉस थीटा ही रहेगी जब तक ये बॉडी ऊपर भी गई, जहां गई वहां। मगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इसकी, जो यू कॉस थीटा है, वो हर जगह यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो दैट इज व्हाई मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कांस्टेंट रहेगी। चलो मैं यहां पर चित्र पे दिखाता हूं। तो यहां पर कितनी वेलोसिटी है? यू कॉस थीटा। बताइए इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो यू कॉस थीटा अगेन होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा। तो वो कितनी होगी? यू कॉस थीटा। मैं इधर लिख रहा हूं तो वो फिर से वही होगी। तो बताइए इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? फिर से वही होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज नहीं हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा। तो बताइए टॉप पे, इस टॉप पे जब ये ऊंचाई पे चढ़ेगा तो बताइए वहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? आप ये मत बोलना कि वहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 बनेगी, वहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितनी? यू कॉस थीटा। क्यों होगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो जितनी पहले दी थी वही कांस्टेंट रही थी, इट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर जब नीचे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर से कितनी निकलेगी? यू कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? मैंने ये ब्रेक किया। देखिए हर जगह मैंने सारे पॉइंट्स पे नहीं लिया, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे लिया, तो आप सारे पॉइंट्स पे भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट
जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है। क्यों कांस्टेंट रह रही है? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी? ax मींस हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। बताइए वो कितनी होगी? 0, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन 0 ही होती है। बहुत अच्छा, ये हमने किसको एनालाइज किया अभी? हॉरिजॉन्टल मोशन को। चलो वर्टिकल मोशन लेते हैं। बताइए वर्टिकल मोशन में पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। अब मुझे बताओ, अब ये मत सोचना ये आगे भी जा रही थी, वो हमने देखा, क्योंकि जब हमने देखा ये आगे जा रही है हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये ऊपर जा रही थी, क्योंकि these have been broken into two independent one motion। इंडिपेंडेंट मतलब कि इस जब ये वाली मोशन लेते हैं इसको खबर ही नहीं है ऊपर भी जा रहा है। जब वो वाले मोशन लेंगे, ऊपर वाली मोशन ऊपर गया नीचे आया, तो उसको ये नहीं पता कि ये आगे भी जा रहा था। तो दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे तो वहां पर भी आप यही पाएंगे, वहां पर भी यही आपको मिलेगा कि जो गैलीलियो है उसने अपने मैगजीन जो है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, उधर यही लिखा था कि 2D मोशन को कैसे ब्रेक करते हैं दो 1D इंडिपेंडेंट मोशन इसमें। ठीक है, अब मैं कौन से मोशन को कंसीडर कर रहा हूं? वर्टिकल मोशन को। मगर ये मान के चला मैं कि ये आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, उसको मैंने अब कुछ नहीं करना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं एनालाइज कर गया। अब मुझे बताओ क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? सर प्रोजेक्टाइल पे तो 2 ही फोर्स लग रहे थे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपने कल ही बोला, और दूसरा कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस। मगर एयर रेजिस्टेंस पे भी आपने सर रोक लगाई और आपने बोला कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर लो। तो इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल जो भी होगा उस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो भी बॉडी यहां पर है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है। तो यहां पर बताइए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। तो मैं लिखूंगा Fy, फोर्स अलोंग y एक्सिस और फोर्स इन y डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं है, वो लग रहा है mg, मास ऑफ द बॉडी इनटू g, वेट, जिसे वेट कहते हैं। तो इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना है। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? u sin थीटा। मुझे बताओ, मैंने बाल को ऊपर मारा, आप ये मत समझना कि सर हमने तो ऐसे मारा था, आप ऊपर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो हमने इसको ऐसे मारा था इसको मैंने ब्रेक करना है कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और आगे जा रहा है। अभी तक जो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज किया उसका मतलब ये था कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन है, और उसको मान के चले। अब उसको हम छोड़ दिया, वो मोशन है ही नहीं। अब हम क्या मानते हैं कि इसकी वर्टिकल मोशन है, ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, बस। अब ये वाली वर्टिकल मोशन है। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक बॉडी ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, इस पे फोर्स जो लग रहा है ये वही उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी, यही वेट जो है अब यही इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, पहले वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी फिर कम हो जाएगी, अब बोलेंगे कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऊपर तो इसको रुकना है, ये तो कुछ हाइट करेगा फिर वापस आ जाएगा। जब ये हाइट कुछ करेगा वहां पर 0 वेलोसिटी होगी, तो यहां पर कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ वेलोसिटी के बाद इसको 0 तक पहुंचना है, तो इसका मतलब कि इसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा। जब तक ये कहां तक पहुंच जाए? हाइट तक। फिर नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेट नीचे की तरफ आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जिधर की तरफ होगी, अगर उधर ही की तरफ वेलोसिटी भी थी तो ये समझना कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने किनेमैटिक्स में पढ़ा है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉजेस द सेम साइन, मतलब कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो एक बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मगर दोनों की साइन सेम है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा, एक बॉडी की स्पीड तभी इंक्रीज होती है जब एक्सेलरेशन भी
की भी वही साइन होगी और वेलोसिटी की भी वही साइन होगी। आप बोलेंगे कि सर आप इन दोनों की साइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये चीज याद रखना कि अब इनकी अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इस टाइम पे इस घटना पे क्या होता है? इस घटना पे स्पीड डिक्रीज होती है। बताइए, अब ये जो फोर्स लग रहा है किधर की तरफ लग रहा है? इस बॉडी पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ, इधर दिखा रहा हूं मैं वर्टिकल मोशन में। अब मुझे एक बात बताओ, तो वेलोसिटी किधर की तरफ है? उसको ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ? जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर की तरफ? नीचे की तरफ। मुझे एक बात बताओ, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्या अपोजिट साइन है? बिल्कुल, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, हाईएस्ट पॉइंट तक, तब तक इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर अगर इसकी स्पीड इतनी है तो यहां पर जो स्पीड है इससे कम होगी, इसलिए मैं वेक्टर से दिखा रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, मगर ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो यहां पर ऊपर ही की तरफ वेलोसिटी होगी, मगर उसका मैग्नीट्यूड और कम होगा। पहले ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब टॉप एंड पे पहुंच जाएगा तो वहां से ऊपर थोड़ी ना जाएगा, वहीं तक पहुंचा तो वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी। अब इसके बाद देखो, एक बार ऊपर तक पहुंची तो ये हमने देखा। अब नीचे आ रहा है, बताइए वेलोसिटी किधर की तरफ है? अब नीचे की तरफ, नेगेटिव साइन। और एक्सेलरेशन किधर की तरफ? नीचे की ही तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही की तरफ होती है जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और वेलोसिटी अब नीचे की तरफ। स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज? स्पीड इंक्रीज होगी। अब नीचे की तरफ स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहां पर कम है तो यहां पर इससे ज्यादा होगा। Are you getting me? तो this is what? This is the analyzation of the वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन को मैंने एनालाइज किया। पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम थी, फिर कम थी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो फिर नेगेटिव आई और बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन possess the same sign, but in the first case when the ball was rising, the velocity and the acceleration are having the opposite signs. That is why speed decreases. ये चीज याद रखिए, मैं इधर नोट कर देता हूं। एक्सेलरेशन भी अगर पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी भी अगर पॉजिटिव होगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना, इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी तो सेम साइन है ना, तो फिर से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अब एक और केस, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेट फिर से हो जाएगा। जब स्पीड डिक्रीज होती है ना, उस एक्सेलरेशन का नाम है रिटार्डेशन। तो ये चीज भी याद रखिए, रिटार्डेशन किसे कहते हैं? रिटार्डेशन वो एक्सेलरेशन होती है जब स्पीड डिक्रीज होती है। तो रिटार्डेशन का मतलब यहां से तो फिर समझ में आ गया कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी possesses the opposite signs, then the acceleration so produced in the body is called a retardation. तो अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन, फिर से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये नोट वर्दी पॉइंट है, नोट करिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आगे देखिए, तो मैंने दोनों मोशंस को यहां पर ग्राफिकली दिखाया, वेक्टोरियली भी दिखाया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। क्यों रह रही है कांस्टेंट? बिकॉज इन दिस डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग। और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्यों है वेरिएबल? क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज इस डायरेक्शन में फोर्स नॉन जीरो है। तो एक्सेलरेशन कितनी है अलोंग वाई एक्सिस? आपको पता है एक्सेलरेशन किधर की तरफ? जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किधर की तरफ? इस प्रोजेक्टाइल पे फोर्स लग रहा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। और मैंने आपको बोला, जब तक आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और आप प्रॉपर साइंस फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन वेक्टर है, किसी के अलावा वेक्टर नीचे की तरफ को क्या लेंगे हम? नेगेटिव। तो हम एक्सेलरेशन जो अब इस फोर्स की वजह से आएगी वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगी, तो वो -g होगी। -g क्यों लिया? ये कम एक्सेलरेशन नहीं है। नेगेटिव सिंपली मीन दैट इट एक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस।
क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होती है ना ड्यू टू ग्रेविटी वो टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस होती है फ्रॉम आवर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट इज व्हाई हम माइनस जी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों को एनालाइज किया, समझ में आया। तो इस मोशन को भी ब्रेक, इस 2D मोशन को मैंने ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन में। अब इसको अलग से इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो इससे सारा चीज निकाल दो, इससे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल दो, इससे भी सारी चीजें निकाल दो, तो उनको ज्वाइन करिए, यू विल गेट द 2D मोशन, दैट इज व्हाई यू विल गेट द प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो अब यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। मैंने आपको कल ही बोला था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कहां पर यूज होती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन 1D यानी कि अलॉन्ग ए पर्टिकुलर एक्सिस पे अप्लाई होती है। 2D में इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं होती है। हाँ अब यूज होती है अगर आप 2D को 1D मोशन में ब्रेक करेंगे, क्योंकि आप 1D पे फिर अप्लाई करेंगे, समझ में आया। तो यहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड, यह दूसरा चीज बन रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड। आप में से कोई भी होगा वो पूछ रहा होगा कि सर इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों यूज कर रहे हैं। अरे एनालाइज करना है ना, तो जब एक मोशन को एनालाइज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लेते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड कौन कौन सी मैं यहां पर यूज करूंगा, ये चीज याद रखिए। मैं दो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करूंगा, एक होगी v इज इक्वल टू u प्लस at। आप बोलेंगे कि सर ये क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सेलरेशन भी पता। इस हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन -g है, तो वो तो नहीं है। किसी भी टाइम पे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, तो दैट इज व्हाई मैं ये वाली रिलेशन लूंगा। तो दूसरी इक्वेशन में क्या लूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन में यूज करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि किसी भी टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे तो यही दो चीजें पता है, एक्सेलरेशन क्या है इस हॉरिजॉन्टल मोशन में और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस हॉरिजॉन्टल मोशन में, और एक्सेलरेशन क्या है वर्टिकल मोशन में और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल मोशन में। तो इन दो चीजों से मुझे दो इक्वेशन यहां पर यूज करनी पड़ेगी। ये मुझे देगा कि पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल मोशन में ये कितना चला, वर्टिकल मोशन में ये कितना चला, किस टाइम पे। तो टाइम का वैल्यू आप खुद दे दीजिए, यू विल गेट दी हॉरिजॉन्टली कितना चला, वर्टिकली कितना चला, फिर उनको वेक्टोरियली सम करिएगा, यू विल गेट दी कितना ये चला इन द प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन में, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को मैं यूज करूंगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट बना। तो अब इनको यूज करते हैं। पहले हम किसको लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आया। तो चलो मैं यहां पर देखता हूं, यही इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या रहेंगी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और क्या रहेंगी वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन 1D के लिए वैलिड होती है। तो ये 1D बना इधर, ये 1D बना इधर, तो इधर भी अप्लाई करेंगे तो इधर भी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा v, मैं लिखूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन in along x एक्सिस। बताइए यही दो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या शेप लेंगी अगर मैं x एक्सिस वाले मोशन को कंसीडर करूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करूं। तो पहली भी है, तो ये वेलोसिटी आपको नहीं देगा, ये आपको वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस देगा, तो ये आपको वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस देगा। तो इस इक्वेशन को मैं पहले उठाऊंगा, मगर किस मोशन के लिए, x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो vx, x सब्स्क्रिप्ट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये आपको डिनोट करेगा कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन। बताइए वेलोसिटी एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट इन द हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी बताइए, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, मगर अगर vx लिखा तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या थी। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा थी, तो इस u के बदले u cos थीटा आ जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस लिया, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ही लेना पड़ेगा, वो u cos थीटा है। प्लस ए, बताइए एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन में, यानी कि x एक्सिस के अलग, वो तो ये वाली है, तो एक्सेलरेशन इज 0, तो 0, और टाइम t, तो t भी लिख लो, हमें क्या है, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा, u cos थीटा। तो इसका मतलब यह है किसी भी टाइम पे आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी मिलेगी वो u cos थीटा है। माशाल्लाह, वो तो u cos थीटा ही था हर जगह,
रिगार्डिंग वो तो हमने पहले ही देखा है। ऐसे हमने एनालाइज किया कि हमें यह पता चला कि इस डायरेक्शन में मोशन जो है, जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही रहेगी। तो इसने भी बोला कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी u cos थीटा। सही बात। चलो ये एक इक्वेशन होगी, तो इसको मैं एस्टेरिस्क मार के देता हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज कर रहा हूं। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आया ये। अब क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। उसको चलो एक्स से लिखते हैं, एस के बदले इधर मैं लिखता हूं, इस एस के बदले में एक्स लिखूंगा। व्हाट डज एक्स मीन? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही देगा। तो एक्स किसके बराबर होगा? यू। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के अलावा? यू cos थीटा। बहुत अच्छा, यू cos थीटा। तो टाइम टी, तो कहीं पे भी टाइम टी होगा, किसी भी इंस्टेंट पे आपको इतनी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, मगर कैसे? अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू बी यूज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। जब भी मैं एक्स एक्सिस वाली मोशन को कंसीडर करूंगा तो ये दो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी, क्योंकि यही दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में अप्लाई कर रहा हूं। अब यही दो इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगी? तो वो चीज अब देख लेंगे। मैं इधर लिखता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन, यही इक्वेशंस क्या बनेगी मुझे किधर? इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मींस वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया, एक एक्स एक्सिस वाली मोशन और दूसरी वाई एक्सिस वाली मोशन। तो एक्स एक्सिस वाली मोशन में मुझे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये मिलेगी और डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ये मिलेगी। और अब मुझे यही दो इक्वेशन यूज करनी है, मगर किधर? अलोंग वाई एक्सिस। तो पहली इक्वेशन बताइए, v के बदले क्या मैं लिखूंगा? वी वाई। अब वी एक्स नहीं होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग वाई एक्सिस वो किसके बराबर होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। आर गड़मी, तो इधर लिखेंगे यू साइन थीटा। मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं। प्लस एक्सेलरेशन, क्या इस वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है? हाँ है। ए वाई कितना है वो? माइनस जी। तो प्लस माइनस माइनस जी आया। टी, तो किसी भी टाइम पे टी का वैल्यू दे दो तो यू विल गेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मगर कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। आर गेट मी? तो टी का वैल्यू दे दो, 3 सेकंड दे दो, तो आपको ये देगा वेलोसिटी क्या रही? अब ये 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे ये रहेगी, जो भी होगा एट एनी इंस्टेंट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मगर किधर? अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको मैं एस्टेरिस्क मार्क डाल देता हूं। इधर भी मैंने ऐसी निकाली। तो अब मैं दूसरा निकालूंगा, क्या? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर। इसको मैं यूज करूंगा। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, मगर मुझे किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए? वाई एक्सिस के अलावा, तो मैं उसके बदले वाई लिखूंगा। y इज इक्वल टू, बताइए u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u साइन थीटा, u साइन थीटा। फिर क्या है? t तो t ही होगा किसी भी टाइम पे, प्लस 1/2 a तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g है, तो प्लस माइनस माइनस g बनेगा, माइनस 1/2 g, तो t स्क्वायर आ ही जाएगा। एस्टेरिस्क मार्क। ये 4 इक्वेशंस अब मेरे को मिली, ये दो, मगर ये तब मैं यूज करूंगा जब एक्स एक्सिस वाली मोशन को कंसीडर करूं। ये वो वाली इक्वेशंस है जब मैं वाई एक्सिस वाली मोशन को कंसीडर करूंगा। तो इन दोनों को मिला के अब मैं जोड़ दूंगा तो वो विल गेट व्हाट? 2D मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे लग रहा है कि बोर्ड पे थोड़ा मार्क आ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, तो इसको मैं हटा दूंगा पहले। मुझे लगता है कि अब जो यहां पर क्लियर आ रहा था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब आप इस चीज को नोट करिएगा, कम से कम ये 4 इक्वेशन जो मिले मुझे, यही मैंने ये वाली 2 इक्वेशन मुझे कहां पे यूज करनी है? जब मैं एक्स एक्सिस वाली मोशन को कंसीडर करूंगा, और ये वाली इक्वेशन तब यूज करनी है जब मैं किसको एनालाइज करूंगा? जब मैं वाई एक्सिस वाली जो मोशन है उसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो मैं अब इनको इधर लिखता हूं, ये जो 2 एक्सिस मुझे, ये जो इक्वेशन मुझे मिली। तो आप इसको अपने रफ पे उतार सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बाद में नोटिस भी दूंगा, तो वो आपको मेरे ग्रुप पे मिलेंगे, फेसबुक ग्रुप पे, इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं Vx वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्या निकला? u cos थीटा, और
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट किसके बराबर निकला, u cos थीटा इंटू टी, सही बात। और यही v y वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग y एक्सिस क्या निकला मुझे, u sin थीटा इन माइनस जी टी। और डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट अलोंग y एक्सिस क्या निकला मुझे, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बस ये मुझे मिला, ये मैंने अब उधर नोट किया ताकि आपको मैं दिखाऊं कि जो भी हमने अब निकालना है वो फटाफट निकलेगा। आप देखिए ये इक्वेशन हमने निकालनी थी, इसके बाद जो भी अब निकालना है दैट विल बी नाउ अ केक वर्क फॉर यू पीपल नाउ। अब देखना आप, तो अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए किसी भी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी मिलेगी। चलो यहां पर मुझे पता है यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, आपको पता है इधर से u cos थीटा है, इधर से वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी इस टाइम पे मुझे नहीं पता। मुझे यहां पे नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आपको पता है कि इस वेलोसिटी को हम ब्रेक करेंगे 2 में, तो वो हो गया इधर से वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है और इधर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, इनका वेक्टर सम करेंगे, वी विल गेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो पहला नोट, अब मैं सारी चीजें अब निकाल दूंगा। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो, ना एक्स एक्सिस के अलोंग निकालनी है ना वाई एक्सिस के अलोंग निकालनी है, मुझे इसी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग कहीं पे भी किसी टाइम पे टी टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालनी, वो किसके बराबर होगा, वो v होगा। मैं इधर लिखूंगा, पहला नोट में निकाल दूंगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकाल के दे दो, सिंपल है। सो v इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा आप मुझे बताएं। चलो मैं वो यहां पर मानता हूं, ये x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, मुझे ये वाली निकालनी है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये दो, मान लीजिए कि ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, तो हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पर आपको पता है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई होता है, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है vx, तो vx स्क्वायर प्लस b क्या है vy स्क्वायर प्लस 2iCb cos ऑफ थीटा। बताइए vx और vy के बीच में एंगल क्या है, 90। तो आपको पता है अगर आपने कहीं पे भी रिजल्टेंट निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वो कुछ नहीं होता है, square root of sum of squares of its component. This is the velocity component along x axis, this is the velocity component along y axis at that instant. तो vx का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू, यहां से जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मिलेगा आपको वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ v के बदले vx के बदले क्या लिखेंगे, u cos थीटा, तो u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस, तो vy क्या होगा, u sin थीटा माइनस gt, इसका होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो t दे दीजिए, g तो पता ही है, थीटा तो आपको पहले ही पता था कि क्या एंगल बना रहा है, और u तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले ही पता था, तो ये सारी चीजें u भी पता, थीटा भी पता, आपको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पता चल गया। तो ये हमने पहला क्वेश्चन निकाला कि वेलोसिटी इसकी अब निकालो किसी पॉइंट पे। अब मुझे बताओ क्या मैंने अब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी और वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी को वेक्टोरियली मिलाया और मुझे वेलोसिटी किसकी मिली, प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट। ये पहला पॉइंट मैंने निकाला, तो इधर ही मैं पहला पॉइंट लिखा। अब मैं दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि बताइए क्या ये एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा, नहीं, वो तो चेंज होगा, यहां पर कुछ अलग होगा, चलो अल्फा होगा, कितना होगा, अल्फा। मुझे ये बताना है कि बताइए इसी टाइम इसी टी इंस्टेंट पे ये कितना एंगल बना रहा है, तो सिंपल है, तो tan एंगल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप एंगल चाहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बना रहा है, मगर किसके साथ, ये याद रखना, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एंगल एट एनी इंस्टेंट विद एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी भी टाइम पे अगर आपने निकाला होगा कि एंगल क्या बनेगा, ये मत समझना कि ये एंगल हमेशा यही रहेगा, ये चेंज हो रहा है। आप देखिए इधर थीटा है, इधर इससे कम है, इधर उससे कम है, तो इधर 0 है। जब ये अपनी हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहां पर
ये बॉल जो है ऐसे जा रहा है तो वहां पर ये ऐसे ही जाएगा, तो इसका मतलब कि वहां पर ये जीरो एंगल बना रहा है। तो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइम्स पे ये अलग अलग एंगल बनाएगा। तो बताइए किसी एक इंस्टेंट पे क्या एंगल बनेगा? तो उसके लिए आपको पता है tan अल्फा किसके बराबर होगा। चलो वो अल्फा है एट दैट इंस्टेंट, तो tan अल्फा यहां से क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? Vy, तो Vy डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है? Vx, तो Vy और Vx तो आपको पता है, Vy भी पता है कितना है? u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u, Vx कितना है? u cos थीटा। तो ये सब चीजें आपको तो पहले ही पता है, तो इनको यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द अल्फा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एंगल पे। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे एक बात बताओ कि आपने ये चीज देखना है कि यहां पर ये एंगल कितना बना रहा है। यहां पर तो ये एंगल जीरो बना रहा है। कौन? एट द हाइट ये कितना एंगल बना रहा है? जीरो। तो उस टाइम Vy कितना है? Vy तो जीरो होगा। आर यू गेटिंग मी? उस टाइम जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो यहां पर Vy का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विद एक्सेप्ट जीरो, वो क्या होगा? जीरो। तो tan अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो ही होगा, 0 डिग्री। तो दैट इज वाई वहां पर ये 0 डिग्री ही बना रहा है। तो समझ में आया? तो दिस इज एंगल एट एन इंस्टेंट अगर मुझे निकालना होगा। तो इसके बाद अगर मुझे ये बताना होगा कि यहां पर इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, तो तीसरा नोट ये निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी मैं बता रहा हूं? प्रोजेक्टाइल की। डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे बताइए कितनी डिस्प्लेसमेंट की होगी इस प्रोजेक्टाइल ने, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो इसका मतलब है कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो मैं उस डिस्प्लेसमेंट को डी से लिखूंगा, तो डी इज इक्वल टू, इस डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा वाई कंपोनेंट। तो क्या क्या वो होगा? एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस स्क्वायर। एक्स भी पता और वाई भी पता, इनका वैल्यू यहां पुट कर दो तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी भी समय पे ये कितना चला, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर दी, इन एक्स और वाई का यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वो तीन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम्स आपको पूछे नहीं जाते हैं। इसके बाद जो मैं अब डिराइव करूंगा, मैंने ये चीजें भी निकाल दी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज किया। हम कुछ भी निकाल सकते, हमने थीटा भी निकाला, किस टाइम पे क्या थीटा होगा, तो हमने वेलोसिटी भी निकाली इस प्रोजेक्टाइल की, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, बस टाइम का वैल्यू पुट कर दो। किस टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट करी होगी इसने, तो हमने वो भी निकाला। दो ये चीजें आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते कि ये निकाल दो, मगर मैंने ये भी निकाल के रख दी क्योंकि आपके काम आ जाएगा आगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो मैं अब और बाकी चीजें निकालूंगा। तीन चीजें तो मैंने निकाली, क्या क्या निकाला? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और दूसरा क्या निकाला? दूसरा निकाला एंगल एट एनी इंस्टेंट, और तीसरा क्या निकाला कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। अब जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो निकालेंगे, वो हमारा चौथा नोटवर्दी पॉइंट बनेगा कि बताइए इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकालना है, तो व्हाट, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो अब चौथा चीज हमने क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। बहुत अच्छा, जब ये यहां से प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाएगा, बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे कितनी होगी? 0, क्योंकि वर्टिकल का मतलब कि ऊपर की तरफ कितना चला, ये ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वो तो 0 है। तो हम ये चीज का सहारा यूज करेंगे यहां पर कि व्हेन टी जो टाइम है, जब वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल टी, क्योंकि मैंने कैपिटल टी को किससे कैपिटल टी को क्या बोला कि इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। जब टाइम जो भी आप इंस्टेंट दे रहे हैं, जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, देन उस टाइम मुझे बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी क्योंकि ये फिर से ग्राउंड तक पहुंच गया। तो जब ग्राउंड से निकला ग्राउंड तक ही पहुंचा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो y इज इक्वल टू 0। तो y तो पता है आपको, तो y का वैल्यू 0 कर दो तो यू विल गेट समथिंग। सो इट इंप्लाइज दैट y क्या है? y है u sin थीटा इंटू t। टी के बदले क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट।
माइनस, क्योंकि जब टी होगा तो y 0 होगा, तो इसको 0 कर देंगे। तो पहले ये मैं लिखता हूं, u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये y है ना यहां से, तो y क्या होगा 0। कब होगा 0? जब टी होगा। तो दैट इज y। जहां मुझे स्मॉल टी था वहां मैंने कैपिटल टी दिया, तो यहां से टी आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल है। तो u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। एक्चुअली मैं सिंपल मैथ यूज कर रहा हूं। ये टी और यहां से एक टी गया, ठीक है। तो यहां से जो एक टी है वो बचा, वो किसके बराबर निकलेगा? ये इसके बराबर u साइन ऑफ थीटा। ये 2 इधर क्या है डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लाई होगा। ये g क्या है इस t को मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड होगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकला? बहुत अच्छा। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला। मतलब कि महत्वपूर्ण रिलेशन जो है वो यही 4 है। इन 4 इक्वेशंस को आपने पहले डिराइव किया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो टी किसके बराबर निकला? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। तो u तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी प्रोजेक्टाइल को। थीटा तो पता है किस एंगल पे दिया था, क्योंकि इट इज एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। जी तो पता है, इसका वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको इतना टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा। ये अब फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आपको पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाला हमने पहले ये चीजें निकाली, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। कितना निकला टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। आर यू गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। अब हम एक और चीज निकालेंगे, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि यहां से यहां तक कितना दूर पड़ा ये हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं उसको। चलो मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। इसको नोट किया आपने? तो t कितना निकला? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। मैं इधर लिखता हूं क्योंकि आगे काम आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर निकला? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। क्योंकि आपको थीटा तो पता ही कि कितना था पहले, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी भी पता, जी तो पता, 2 तो पता, ये t पता चल गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम एक और चीज निकालेंगे, 5वां चीज, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज बोलते हैं उसको, या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलो। चलो मैं हॉरिजॉन्टल ही लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया ये कितना दूर गिरा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से ये कितना दूर यहां तक गिरा, तो वो तो x होगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही होगी। आर यू गेटिंग मी? मगर जब ये यहां से यहां तक गिरेगा तो उस टाइम जो टाइम लगा होगा इस प्रोजेक्टाइल को, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अरे जब भी ये गिरेगा ना, कितना टाइम इसको लगा, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कितना दूर गिरा, इसको इतना टाइम लगा इतना दूर गिरने में। आर यू गेटिंग मी? तो वो तो सिंपली आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से लिखते हैं, आर से, कैपिटल आर से। तो मैं अब लिखूंगा यहां पर, आप देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू r, x मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से यहां तक। जब x किसके बराबर होगा? r के बराबर। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक जब मैं x लूंगा, तब मुझे बताओ इसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। देन t इज इक्वल टू t, जो टाइम होगा उस रिलेशन में वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आपको पता है नाउ, अब x किसके बराबर है? u cos थीटा इंटू टी। तो ये r बनेगा, x के बदले क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। देयरफॉर r इज इक्वल टू x के बदले इन इक्वेशंस को यूज करना है। अब u तो u ही रहेगा, cos थीटा ही रहेगा, t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मैंने अब ये वाली रिलेशन यूज करी। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या किया, यहां पर u cos थीटा लिया, मगर जब t टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जितना दूर ये गिरा उसको r बोलते हैं, तो वो x उस टाइम r ही होगा। दैट इज वाई x के बदले जब r लिखा तो t के बदले टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहां पे लिखा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है कितना है, 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। तो उसको इधर पुट करिएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता चलेगा कि ये कितना दूर गिरा। u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट इधर 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी, जो हमने पहले ही निकाला, 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। इसको अब इवैल्यूएट करिए, यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल रेंज। r इज इक्वल टू, यहां पर देखिए u एंड u हो गया u स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो
तो मैथमेटिकल टूल्स तो मैंने ही पढ़ाया, आर गेटिंग मी? तो वहां पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी कि ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होती है? साइन टू थीटा के बराबर। तो यहां पर आर जो मिलेगा आपको, यानी कि ये कितना दूर गिरा, वो होगा यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है साइन टू थीटा। ये फार्मूला होती है डिवाइडेड बाय जी। आपको थीटा पता, बिल्कुल इनिशियल थीटा पता, क्या यू पता? आपको इनिशियल यू पता, तो उन दो का वैल्यू यहां पुट करें, जी तो पता ही, तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता चलेगा। ये भी मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है इन रिलेशन को, मुंह जबान याद रखिएगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में? 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी। तो और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज होता है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। आर यू गेटिंग मी? तो इस रिलेशन को भी याद रखिएगा। तो कितना दूर गिरेगा उसके लिए भी रिलेशन आ गई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये दो मैंने अब निकाली। अब मैं एक और पॉइंट निकालता हूं कि टाइम, मुझे ये बताओ कि कितना ये ऊंचाई पे चढ़ा, कितनी ऊंचाई पे चढ़ा, ये उसको बोलते हैं हाइट अटेन्ड। ऐसे डिनोट करते हैं ये कितना ऊपर गया, मतलब कि जब मैंने इसको ऐसे मारा तो कितनी ऊंचाई इसने ये ऑक्यूपाई की, तो वो अब निकालेंगे। आर यू गेटिंग मी? वो हमारा छठा पॉइंट बनेगा। तो देखो अब कितना आसान हो रहा है इनको निकालना। क्यों? जब आपको पहले ये इक्वेशंस आपने डिराइव करी तो उसके बाद ये केक वाक है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे इसके बारे में, किसी टाइम पे भी वेलोसिटी पूछे तो आप निकाल सकते हैं, किसी टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट बोले तो वो भी निकाल सकते हैं, किसी टाइम पे आपको बोले कि एंगल निकाले तो वो भी निकाल पाएंगे आप। तो अब मुझे बताओ, अब छठा पॉइंट होगा, अब क्या निकालना हमें? मैक्सिमम हाइट। इसने हाइट कितनी अटेन कर दी? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। इस प्रोजेक्टाइल, इस ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट अटेन करी? तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो बताइए, ये जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, बताइए उस टाइम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0। ओ सॉरी, उस टाइम जो वर्टिकल वेलोसिटी है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर इतनी थी, फिर कम हो रही है, फिर और कम हो रही है। जब ये पॉइंट अचीव होगा, बताइए इस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि वो अब ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा व्हेन, जब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किससे निकालते हैं? y से। तो व्हेन y इज इक्वल टू h, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जब वो हाइट के बराबर होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो उस टाइम जो कौन सी वेलोसिटी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या बनेगी? 0। देन vy इज इक्वल टू 0। तो vy तो आपको इधर पता है, तो इसको पुट कर दो इधर। तो vy किसके बराबर है? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से t निकलेगा, आपको इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो वो t निकालिए। तो t इज इक्वल टू, तो यहां से मैं साफ साफ लिखता हूं, u साइन थीटा जो है वो किसके बराबर निकला? उधर जाएगा जी टी। तो t किसके बराबर निकला? u साइन थीटा बाई जी। ध्यान दे दीजिए इधर इस रिलेशन की तरफ। आपने कि सर ये क्या, ये तो समझ में आ गया कि इसको इतना टाइम लगा कहां से कहां तक जाने में, यहां से टॉप पॉइंट तक, जब तक इसने हाइट अटेन कर दी, तो उस टाइम उस पॉइंट तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? यू साइन थीटा बाई जी, इतना टाइम लगा। अरे ध्यान दे, यू साइन थीटा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। समझ में नहीं आया आपको शायद? 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी पता है क्या हो गया? u साइन ऑफ थीटा बाई जी इंटू 2। अब आया मुझे लगता है समझ। तो u साइन ऑफ थीटा क्या है? टाइम ऑफ एसेट, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो दैट इज इक्वल टू दिस t। इसको मैं t हाफ लिखूंगा अब इधर, क्योंकि इट इज द हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना इसको पूरा टाइम लगा यहां तक गिरने में, आर यू गेटिंग मी? तो आधा टाइम जो होता है इसको चढ़ने में लगता है और आधा टाइम इसको किस में लगता है? गिरने में। तो जो चढ़ने में टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम वहां से नीचे की ओर आने में भी लगता है, क्योंकि इस रिलेशन से तो यही पता चला। ये टाइम क्या है कि जब ये यहां से
इस पॉइंट तक पहुंचा, इज इट द टाइम ऑफ एसेंट? बहुत अच्छा। तो वो कितना निकला? यू साइन थीटा। मुझे लगता है कि यू साइन थीटा इज एक्चुअली हाफ ऑफ द 2 यू साइन ऑफ थीटा बाई जी। तो वो हो गया ना टाइम पीरियड जो है, जो इसका कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आधा। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आपको टाइम ऑफ एसेंट भी पता, टाइम ऑफ डिसेंट भी पता। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज नथिंग, इट इज द हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। वो इस पॉइंट से पता चला। तो इतना टाइम इसको कहां लगा, कहां तक लगा? जब ये यहां से यहां तक गया। तो इस टी का वैल्यू इधर पुट कर दो तो यू विल गेट द एच। नाउ ये टाइम कहां पे लगा? यहां से यहां तक जाने में, यानी कि हाइट अचीव करने में। तो हाइट y किसके बराबर है? h के बराबर, ठीक है। तो y h के बराबर, तो t किसके बराबर होगा? तो t आपको u साइन थीटा बाई जी है। तो इधर लिखिए u साइन ऑफ थीटा इंटू टी के बदले में क्या लिखूंगा? u साइन थीटा बाई जी। मैं लिखूंगा u साइन थीटा बाई जी, और फिर माइनस है 1/2 जी। तो टी के बदले, टी का मतलब है कि इतनी डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एच डिस्प्लेसमेंट अचीव करने में कितना टाइम लगा? टी टाइम। तो वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो टी कितना है? टी है यू साइन ऑफ थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। मैं फटाफट इसको निकाल सकता था। मैं डायरेक्टली बोलता कि जब ये यहां तक जाएगा, जब ये हाइट अचीव करेगा, उस टाइम जो टाइम लगेगा इसको वहां तक पहुंचने में, वो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। मगर मैंने वो प्रूव भी करके दिखाया कि वो कैसे आधा होता है। तो इसको आप निकालिए, आपको हाइट मिलेगी। तो यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, मुझे लगता है कि वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर में डिवाइड बाई जी। तो इस टर्म से एक जी और एक जी गया आर में, तो इधर है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग दे दिया। नीचे क्या है? जी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जी को भी है। तो जी स्क्वायर, एक जी इसके साथ कटा तो एक जी इधर बचा, तो ये बना 2g। अब नीचे आर में, तो अब देखिए नीचे जी है इधर, और इस टर्म में -2, इधर 2g है, इधर जी है, तो इधर भी 2 कर देते, मगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि 2 और 2 गया। तो अब एलसीएम क्या निकला? 2g। तो आपको हाइट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2g। तो अब एलसीएम आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है कि समझ में नहीं आई ये क्या है। ये हो गया 2 केले माइनस 1 केला, वो हो गया 1 केला। तो वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू पता, थीटा पता, जी तो पता ही है, तो आपको हाइट भी पता चल गया। तो दिस इज द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज fired from the ground at some inclination, and inclination कितनी है? थीटा। आपको थीटा भी पता, आपको यू भी पता, तो आपको हाइट भी पता। तो बताइए कितनी हाइट ये अचीव करा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बहुत आसान रिलेशन डिराइव करनी है, मगर ये तब आसान बनती है जब आप पहले इन रिलेशन को निकालेंगे। अब एक और चीज निकालेंगे, ये भी निकालना होता है, जो मैंने चौथे पॉइंट से निकाला है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट अटेन्ड। एक और चीज निकालना होता है जो पूछा जाता है कि ये जो इसकी पाथ है वो कैसी है, उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। मैंने कल ही बोला था कि द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। तो वो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन क्या है? मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये पाथ कौन सी पाथ है? सर्क्यूलर है, पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है, तो लीनियर है, जो है सो है, तो आप हमें बता दीजिए। तो वो भी आप निकालें। क्या निकालें? उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इसको नोट कर, इसको वीडियो को पास करके ये नोट करिएगा। तो अब 7वां पॉइंट यहां से डराइव करेंगे, वो है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब जो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये जो पाथ है इसकी, ये इसकी क्या इक्वेशन है, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो आप देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस चाहिए, इन दो को मिलाना है। तो मैं x को उठाऊंगा, वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो x है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस किसके बराबर? u cos थीटा इंटू टी। तो t को मैं यहां से निकालूंगा, किसके बराबर निकलेगा? इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा।
समझ में आया? तो अब जो y है, y किसके बराबर? नाउ y किसके बराबर है? y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो ये जो t मैंने इस वाली एक्स रिलेशन से निकाला, उस t का वैल्यू इधर पुट करिए। आप बोलेंगे कि सर यहां से भी तो t निकाल सकते थे। अरे खुद सोचिए, मैथमेटिक्स तो पढ़ा है, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। यहां से t निकलेगा आसानी से कि यहां से t निकलेगा। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, तो t निकालना मुश्किल होगा। यहां से t के दो वैल्यूज आ जाएंगे, तो यहां से तो t आसानी से निकलता है, तो t का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो t क्या है? x डिवाइड बाई u का थीटा। एक्चुअली हमने देखना है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये वैल्यू हो रहा है, इसलिए मैं t को इन टर्म्स ऑफ x लिखा। कोई बोलेगा कि सर आपने t को क्यों निकाला? क्योंकि t को मैं इन टर्म्स ऑफ x लिखता हूं ताकि मैं x और y के बीच में देखूं क्या रिलेशन बनती है, कौन सी इक्वेशन बाद में बनेगी। तो y इज इक्विवेलेंट टू u साइन ऑफ थीटा। t के बदले क्या लिखेंगे? x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। इसको यहां पुट करेंगे हम, तो x डिवाइडेड बाई u cos थीटा माइनस 1/2 g। t जहां भी होगा वहां पर क्या लिखिए? x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो इधर t स्क्वायर है, तो इधर x डिवाइडेड बाई u cos थीटा का स्क्वायर होगा। अब इसको निकालिए, y इज इक्वल टू, देखिए u और u गया, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, तो tan थीटा इंटू x। क्लियर? माइनस यहां ध्यान दे दीजिए, तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर लिखा, तो जी के नीचे क्या आएगा? 2, तो इधर आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई इसको 1/cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकता है, तो कोई मसला नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जी तो कांस्टेंट है, ये तो पता है, यू भी तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो तो कांस्टेंट था, थीटा तो पता है कि किस वेलोसिटी किस एंगल पे इसको हमने मारा था, तो ये चीजें तो पता है, तो ये तो एक कांस्टेंट ही है। चलो मैं इसके बदले मैं के लिखता हूं, तो इधर tan थीटा भी आपको पता है कि उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो y किसके बराबर होगा? चलो इस tan थीटा को मैं अपने लिए अल्फा नहीं बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीटा। और फिर क्या है? x, क्योंकि x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी, तो इसलिए x लिखा, माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं इसको गैमा लिखता हूं। अरे खुद के लिए मैं आपको एनालाइज कर रहा हूं, ये चीज एनालाइज करके दिखा रहा हूं। गैमा x स्क्वायर, बताइए इस रिलेशन को अच्छे से देख लीजिए। यहां पर y है, वेरिएबल y है, और इधर x है, तो इधर x का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? इधर पावर 1 है x का, इधर 2 है, यही तो वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के साथ वैरी होता है ना, तो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है, जो कर्व बनती है वो बनती है पैराबोलिक। क्या बनती है? पैराबोलिक। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ लीनियरली वैरी हो रहा है, लीनियरली मतलब पावर जो है वो 1 ही है, तो जो इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में ये कौन सी कर्व होगी? वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पर एक का वेरिएबल का पावर 1 है और दूसरे का वेरिएबल का पावर क्या है? स्क्वायर, तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के साथ वैरी हो रहा है, तो जो कर्व ये रिप्रेजेंट करेगा उस कर्व को बोलते हैं पैराबोलिक। मुझे बताओ यहां पर ये किसके साथ हाईएस्ट ऑर्डर को लेते हैं, डिग्री को लेते हैं? बताइए, इधर x की डिग्री क्या है? 2, तो इधर y की डिग्री क्या है? 1। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे वैरी हो रहा है? स्क्वायर के साथ। तो इक्वेशन ये कौन सी रिप्रेजेंट करता है? पैराबोलिक। तो इधर लिखना पड़ेगा, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर आप आगे अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है तो आप कॉनिक सेक्शंस में, उधर एक चैप्टर आता है कॉनिक सेक्शंस, तो वहां पर आप पैराबोलिक पढ़ेंगे। पैराबोलिक की कर्व कैसी होती है? कुछ यूं होती है पैराबोलिक की कर्व, ऐसे आर्गन में कुछ यूं होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पैराबोला, ये अपराइट और डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो यही इक्वेशन होते हैं। तो इसकी भी कुछ ऐसी पाथ है, तो ऐसी कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। तो यहां से इस इक्वेशन से ये पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। तो ये हमें मैथमेटिक्स फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमें बोल रहा है कि ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोलिक इक्वेशन है। तो बताइए अब इस प्रोजेक्टाइल की पाथ कैसी होती
होती है, ये पैराबोलिक होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल था इसकी पाथ कैसी है, इसकी पाथ पैराबोलिक है। तो आज का लेक्चर जो है लंबा खिंच गया, मुझे पता है, मगर मैं भी इसको छोड़ता नहीं जब तक मैं सारे नोटवर्दी पॉइंट्स जो भी यहां पर क्वांटिटीज है उनको नहीं निकालता, मैं तब तक वीडियो को अधूरा नहीं रखता। क्योंकि मुझे पता है कि फिर दूसरा वीडियो फिर टफ लगता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर रिवाइज करना पड़ता है। तो एक वीडियो आपके लिए पूरा क्लियर है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ये मैंने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन सारी क्लियर कर दी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और आपको मैं अब एक होम असाइनमेंट देता हूं कि जो भी मैंने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, समझ में आया, तो वो भी मैंने निकाला। आप मुझे निकालिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये किस स्पीड के साथ से ट्राई करेगा ग्राउंड को, मगर आंसर मैं भी बता दूंगा। जिस स्पीड के साथ आपने इसको छोड़ा था उसी स्पीड के साथ ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, वो चीज आप खुद यूज करिएगा। तो इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो मैं भी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मगर ये चीज था बेस। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने कुछ रिलेशन यूज निकाली, तो उनका खास ख्याल रखिए। तो जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो किसके बराबर होता है, vx² प्लस vy²। तो vx भी पता, vy भी पता, तो t जो यहां पर होता है वो कितना होना चाहिए उस टाइम, t टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को वहां पर पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि किस वेलोसिटी के साथ ये किस स्पीड के साथ ये ट्राई करेगा ग्राउंड को। ये उसी स्पीड के साथ हिट करता है ग्राउंड को जिस स्पीड के साथ हमने इसको छोड़ा है। जिस स्पीड के साथ आप किसी बॉल को छोड़ते हैं ना, वो जब वहां से आता है, जब वो आपके हाथ को हिट करेगा, वो स्पीड वही होगी। मगर मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी और फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये चीज याद रखिएगा, दैट इज व्हाई मैंने स्पीड बोला। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत काफी, ठीक है। तो थैंक यू, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।